हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। सर्वोच्च न्यायालय टॉपिक के दूसरे टेस्ट की आइए चर्चा करते हैं। पहले आप पेपर को अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद एक एक क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सलाह की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो ये आर्टिकल है 143। आर्टिकल 143 में सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति की जो सलाह लेने की शक्ति है उसकी चर्चा है। इसमें दो बातें ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट सलाह देने से मना भी कर सकता है और राष्ट्रपति दी गई सलाह को मानने पर भी विवश नहीं है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अगर पद का त्याग करना है, त्यागपत्र देना है तो भी राष्ट्रपति को ही सबमिट किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्न पर विचार करिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कहीं भी वकालत नहीं कर सकते, पूरे भारत में कहीं भी नहीं। जबकि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना उच्च न्यायालय छोड़ करके सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट्स में वकालत कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र और शक्तियों को केंद्रीय सूची से संबंधित मामलों पर संसद द्वारा विस्तारित किया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट है। मूलतः उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, 7+1 न्यायाधीश थे और उच्च न्यायालय के विनियमन के लिए संसद अधिकृत है। बिल्कुल सही है, आपसे सही विकल्प पूछा गया है तो सही विकल्प हो जाएगा 2, 3 एंड 4 यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उच्चतम न्यायालय की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार के बारे में विस्तृत उपबंध नहीं किए गए हैं। तो ये गलत होगा, काफ़ी विस्तृत उपबंध किया गया है कई आर्टिकल्स के अंतर्गत। संविधान ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल को तय नहीं किया है। बिल्कुल सही है, इसके संदर्भ में ये प्रावधान है 65 ईयर की एज तक कार्यकाल का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। दूसरा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है? बिल्कुल सही है, अभिलेख न्यायालय के रूप में, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है, यानी कि इसके निर्णयों को दस्तावेज के रूप में, रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, साक्ष्य के रूप में रखा जा सकता है। और दूसरा, अपनी अवमानना के लिए दंड देने का भी अधिकार है। उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है, ये भी सही है। जुडिशियल रिव्यू की शक्ति भी उच्चतम न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता और अर्थ विवेचन करता है। बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय स्वयं के फैसलों की समीक्षा करने की भी शक्ति रखता है। दोनों करेक्ट है, इसका भी आंसर बी होगा। उच्चतम न्यायालय किसकी मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना सकता है। भारतीय उच्चतम न्यायालय 1935 में जो संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, उसी का उत्तराधिकारी है, तो ये उसी से संबंध रखता है। संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। बिल्कुल गलत है, अपील की जा सकती है, रॉन्ग हो जाएगा। दीवानी मामले के तहत उच्चतम न्यायालय में किसी भी मामले को लाया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा सी। संविधान ने नागरिकों की मूल अधिकारों के रक्षक और गारंटर के रूप में किसे स्थापित किया है? संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को संविधान के द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षक और गारंटर के रूप में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 13 दो संविधान के मूल आर्टिकल्स हैं जिनके द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। एक में मूल अधिकारों के हनन पर व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 13 जो कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है, जो कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, यानी सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की विस्तृत शक्ति प्रदान करता है। तो इस अंक में इतना ही, धन्यवाद।